मेरा नाम दिशा चाचरा है और आप देख रहे हैं जीएमटी गाइड मेमो टॉक। आज हमारे साथ मौजूद है राकेश गोयल जी और हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो जुड़ा है आपके वोट, आपके भविष्य और आपकी आज़ादी से। हम बात करेंगे आज डिजिटल डेमोक्रेसी वर्सेस डाटा डिक्टेटरशिप। राकेश गोयल जी, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है जी। तो राकेश गोयल जी, मेरा सबसे पहला सवाल है आपसे कि ये जो पॉलिटिकल रील या पॉलिटिकल मीम हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो क्या इस तरीके की जो रील्स होती है वो एक वोटर के दिमाग पर या उसके विचारों पर धीरे धीरे करके क्या असर डालती है? देखिए दिशा जी, कोई भी डिजिटल आज की डेट में डिजिटल प्लेटफॉर्म का ज़्यादा यूज़ हो रहा है जी। लगभग पिछले हम 5 सालों में देखें तो 4.5 गुना से ज़्यादा इंटरनेट यूज़र बढ़ गए हैं इंडिया की अगर हम बात करते हैं। और जितने अब हम देखते हैं पॉलिटिकल रील्स बनती हैं या मीम्स बनते हैं, उसमें काफ़ी एआई जनरेटेड भी होते हैं, कुछ आर्टिफिशियल भी होते हैं, कुछ एडिट करके भी प्रेजेंट कर दिए जाते हैं। तो इनका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर पड़ता है। और हमने देखा भी होगा कुछ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, नाम नहीं लूँगा, कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं जी। उनके जब मीम्स आते हैं तो उनको एक हास्य का पात्र लगभग दिखा दिया जाता है और उनके वो मीम्स कट करके भी चलाए जाते हैं। कुछ वो ऐसे वक्तव्य अपने आप से भी दे देते हैं, तो धीरे धीरे किसी की भी इमेज को प्रभावित करते हैं ये, और इमेज को डाउन भी करते हैं और उस तरीके से इमेज को अप भी करते हैं जी। ये डिपेंड करता है कि वो मीम्स कहीं सोशल मीडिया यूज़र पेश करते हैं, उसको सेंड करते हैं कुछ पॉलिटिकल एजेंडा के रूप में, कुछ पॉलिटिकल पार्टी भी उसको चलाती है, कुछ उनका सोशल मीडिया हैंडल होता है, वो उसको प्रेजेंट करता है लोगों के बीच में, और कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता को बनाता है, लोगों की मानसिकता को चेंज करता है, किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए। जी। तो राकेश जी, मेरा नेक्स्ट सवाल है आपसे कि जो डाटा प्रोफाइलिंग है उसको किस तरीके से, डाटा प्रोफाइलिंग के ज़रिए किस तरीके से वोटर्स को कैटेगराइज्ड किया जाता है? देखिए, डाटा प्रोफाइलिंग के जरिए वोटर्स को कैटेगराइज करते हैं, क्योंकि जब डाटा मिलता है तो उसमें हमें ये पता लगता है कितने लोग बिजनेस से रिलेटेड हैं जी। कितने हाउसवाइफ्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, या कौन कौन आदमी किस किस फील्ड से रिलेटेड है, कौन कौन आदमी किस किस चीज़ को पसंद करता है। जब ये चीज़ें सामने आती हैं तो उसका कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करती हैं उस डाटा का, क्योंकि आज की डेट में डाटा एसेट है। जी। हमने पिछले जो समय में ऐसा भी देखा है बहुत सी कंट्री के अंदर भी, कि डाटा प्रोफाइलिंग के ज़रिए लोगों की सोच को, लोगों को प्रभावित करने के बड़े अलग अलग तरीक़ों से प्रयास किए गए हैं और वो सक्सेस हुए हैं और सरकारें भी पलटी हैं इससे। तो बहुत सी जो डाटा प्रोफाइलिंग है वो ये देखते हैं स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट क्या चाहता है, तो उसके लिए प्लानिंग बनाना, उसके लिए कोई लुभावने वादे करना, ये पॉलिटिकल पार्टी को एक एजेंडा देना, ये उनका एक काम हो जाता है। इसके अलावा महिलाओं के कितने इशू हैं जो आज सोशल मीडिया पे हाईलाइट हैं, किस तरीके से लोग चाहते हैं, किस बिजनेसमैन को किस चीज़ से परेशानी है तो उससे किसी को निजात दिलानी है, तो ये सब डाटा प्रोफाइलिंग के जरिए कैटेगराइज किया जाता है कौन से लोग किस कैटेगरी के हैं और उनको क्या उनकी रिक्वायरमेंट हो सकती है, क्या उनकी पसंद हो सकती है। उनकी पसंद और नापसंद को ध्यान में रखते हैं पॉलिटिकल पार्टी अपने जो चुनावी वायदे हैं उनको भी बनाती है और कुछ इस तरीके के लोगों को भी सामने लेके आता है जो उनके, जहाँ से जिन लोगों से वो अपने आप को कनेक्ट महसूस करते हैं, चाहे वो जाति के रूप में ले लें हम उसको, चाहे हम क्षेत्रवाद के रूप में देख लें। तो ये डाटा प्रोफाइलिंग का पॉलिटिकल पार्टी आज खुल के इस्तेमाल कर रही हैं और ज़्यादातर डिजिटल सब जो मीडिया पे इसका श्रेय चला जाता है। जी। तो राकेश जी, अगर मैं आज की बात करूं तो आज के टाइम पे जो सरकार है वो डाटा को किस नज़रिए से देखती है? एक डेमोक्रेटिक टूल की नज़रिए से देखती है या केवल सर्विलेंस की नज़र से? देखिए दिशा जी, सरकार की अगर हम बात करते हैं, आज इंडिया में भाजपा सरकार है और मेरा अपना पर्सनली मानना है भाजपा सरकार ने डिजिटल क्रांति लाने में अपने पूरे प्रयास किए हैं। उसके साथ ही उन्होंने आईटी एक्ट को इतना ज़्यादा सुदृढ़ बनाया है, इतना ज़्यादा मजबूत किया है, जिससे कि लोगों की गोपनीयता को खतरा ना हो, लोगों का डाटा लीक ना हो, लोगों को किसी भी तरीके के साइबर फ्रॉड का सामना ना करना पड़े। पर अगर हम इसके ये तो है जनता के लिए उनका एक पर्सपेक्टिव कि हमें लोगों को डिजिटली कनेक्ट करना है। आज लगभग 95% से ज़्यादा गांव आज ऐसे हैं जो डिजिटली कनेक्ट हो चुके हैं इंडिया के अंदर। जी।
जो 5% बचे हैं उनके ऊपर भी बहुत तेज़ी से काम किया जा रहा है। पर इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि साइबर सिक्योरिटी को लेके जो सरकार ने कदम उठाए हैं, जितनी सख्ती की है, जितने नियम बनाए हैं, और कंपनी को भी काफ़ी दिशा निर्देश इस चीज़ पे गवर्नमेंट की तरफ से हैं, तो डाटा कहीं ना कहीं सुदृढ़ किया है। लोगों को इस ये विश्वास होना चाहिए भाजपा सरकार इस मामले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। पर अगर हम पॉलिटिकल व्यू देखते हैं इसका, हाँ जी, तो पॉलिटिकल व्यू देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो चाहती है कि उसकी मतदाताओं की संख्या बढ़े, उसके फैन फॉलोअर्स की संख्या बढ़े। तो कहीं ना कहीं बैक हैंड के अंदर, चाहे ये सरकार है चाहे पिछली सरकार है, वो डाटा का तो हर सरकार यानी इंटरनेशनल गवर्नमेंट भी यूज़ करती है जी, एक दूसरी कंट्री का डाटा भी दूसरी कंट्री यूज़ करती है। तो पॉलिटिकल जो व्यू बनाना है, पॉलिटिकल उस डाटा को अपने लोकतंत्र के लिए कैसे यूज़ करना है, देखो सरकार दो तरीके से यूज़ करती है। एक करती है समाज के उत्थान के लिए उस डाटा का यूज़। सरकार को उस डाटा से ही पता लगता है कितने लोग ऐसे हैं जो पिछड़े हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो अभी वंचित हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनको किसी भी सरकारी सहायता की ज़रूरत है। तो सरकार वो उस डाटा से उस सबको पूर्ति करने का प्रयास करती है। ये एक जनरल व्यू है जो समाज के लिए सरकार का दायित्व है, सरकार उसको पूरा कर रही है। पर साथ ही सरकार का जो अपना एक जो पार्टी का हम कह सकते हैं, सरकार का नहीं, पार्टी के रूप में अगर हम देखते हैं तो हर पार्टी उस डाटा से अपने पार्टी को किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है। वो सब सरकार करती है। वो उस डाटा को जो फिल्टर करते हैं, तो हम देखते हैं कि कितनी महिलाएं हैं, किस एज ग्रुप के लोग हैं, किस चीज़ को ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हाँ जी, पिछले इलेक्शन में जब डाटा सर्वे किया तो जो यंग जनरेशन थी उनका सबसे पसंदीदा जो सब्जेक्ट था वो था राष्ट्रवाद। अच्छा, तो लोगों ने, जो यंग जनरेशन थी, उन्होंने राष्ट्रवाद पे वोट दिया। तो राष्ट्रवाद पे वोट, अगर राष्ट्रवादी पार्टी में, अगर इंडिया की हम बात करते हैं, हिंदुस्तान में सबसे बड़ी पार्टी है भाजपा को लोग मानते हैं कि राष्ट्रवादी पार्टी है ये। तो लोगों ने उस चीज़ पे, जो यंग जनरेशन थी उसने बहुत ज़्यादा फोकस किया। कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहाँ महिलाओं के ऊपर बहुत सारे अत्याचार थे, महिलाओं के लिए बहुत सारे कार्य करने की ज़रूरत थी, कहीं ना कहीं उनको परेशानियाँ थी। सरकार ने उनके लिए कुछ ऐसी लुभावने वादे, उसी देखिए ये डाटा से ही पता लगता है कि कहाँ पे कमी है, कहाँ पे हम पीछे हैं, कहाँ पे लोगों की ज़रूरतें हैं, व्यापार में किस फील्ड के अंदर हमें कितना आगे जाना है, सब डाटा है। क्योंकि डाटा ही एक एसेट है, रियल एसेट ही डाटा है। तो डाटा का सही इस्तेमाल फिर पॉलिटिकल पार्टी अपने फ़ायदे के लिए करती हैं। उन लोगों के लिए कुछ ऐसे सुविधाएं डेवलप करती हैं, कुछ अपने घोषणा पत्र में ऐसे लुभावने वादे भी लेके आते हैं। वो सब डाटा को ध्यान में रखते हुए किस चीज़ को जहाँ वीक है उसको कैसे पूरा करना है, अपनी पार्टी को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। तो हम ये नहीं कह सकते कि डाटा का इस्तेमाल सिर्फ पर्सनल यूज़ के लिए होता है या सिर्फ देश के लिए होता है। देश के लिए डेफिनेटली सबसे पहले होता है, पर पॉलिटिकल पार्टी अपने फ़ायदे के लिए उस डाटा का यूज़ करती है। और गलत भी नहीं, कि प्लानिंग बनानी है तो आपके पास एक एनालिसिस होना चाहिए कि मुझे किस क्षेत्र में ज़्यादा काम करना है, लोगों की क्या ज़रूरतें हैं, लोगों की क्या पसंद है। पसंद नापसंद को ध्यान में रखते हुए पॉलिटिकल पार्टी कोई भी फैसला करती है। जी। तो राकेश गोयल जी, जो ये एल्गोरिथम ड्रिवन एड्स की अगर मैं बात करूं, तो जितने भी ये एल्गोरिथम से बने हुए जो एड्स होते हैं, वो जो एक मतदाता होता है या जो एक वोटर होता है, उसकी फ्री विल पर कितना असर डालता है और किस तरीके से असर डालेगा ये? देखिए दिशा जी, कहते हैं, बड़ी पुरानी कहावत है, जो दिखता है वो बिकता है। जी, आज पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को इस तरीके से दिखाती हैं और सामने वाली पार्टी को इस तरीके से दिखाती हैं, उनको डाउन करती हैं या उनकी लैग पोलिंग करती हैं। तो कुछ ऐसे मीम्स बनाए जाते हैं, इलेक्शन टाइम में भी ये चीज़ें हमने देखी हैं और लगातार ये होता है। जी, इससे क्या होता है कि आदमी का मन चेंज होना शुरू हो जाता है। एक आदमी, चाहे वो फैन फॉलोअर्स किसी का भी था, किसी पार्टी का था, किसी पर्सन का था, पर जब इलेक्शन टाइम में कई बार हमने देखा कुछ ऐसी रील्स आती हैं जी, जो कहीं ना कहीं मतदाता का विचार व्यवहार चेंज कर देती हैं। उन्हें लगता है ये पार्टी मेरे लिए ठीक नहीं है, ये पर्सन मेरे लिए ठीक नहीं है, या मेरे लिए ये वाली पार्टी ज़्यादा बेटर है, ये मेरे लिए, मेरे जो सोच है उसको पूरा ये कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं मानसिक रूप से प्रभाव डालती हैं और ये हमने इंटरनेशनली भी देखा है। अभी अगर बात करें यूएस इलेक्शन में भी हमने देखा, अभी एलन मस्क ने बोला कि मेरी वजह से ट्रम्प जीते। तो कहीं ना कहीं वो डाटा का सारा खेल था, जो उन्होंने उस तरीके से एल्गोरिदम को सेट किया, एक माहौल बनाया पक्ष में, और जो अदर जो पार्टी थी उनके विपक्ष में एक माहौल बना। तो ये सब पार्टी यूज़ करती है और एल्गोरिदम पे हम इसको बैन नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, या तो कोई बहुत सख्त कानून इस पर बने, पर फिर उसके अंदर भी भेदभाव आएगा कि वो कुछ ऐसे भी हो सकता है कि उस गलत चीज़ों को वो रोक दिया जाए। जी। तो राकेश गोयल जी, जैसे अभी आपने बात करी इलेक्शन, इंटरनेशनल इलेक्शन की, तो कैम्ब्रिज एनालिटिका केस, तो ऐसे केस क्या भारत में भी होंगे
या हो रहे हैं बस दिखाई कम देते हैं? देखिए दिशा जी, वो एक बड़ा अपने में बड़ा केस था जी। यूएस के अंदर। मेटा, फेसबुक, इन पे उस पे पेनल्टी भी, हैवी पेनल्टियां लगी। जी। वो दोषी पाए गए लोगों का गोपनीय डाटा लीक करने के लिए, जी। उनकी बिना परमिशन के इस्तेमाल करने के लिए। और ये मुझे लगता है अगर ये इंटरनेशनल लेवल पे, जब यूएस जैसी कंट्री के अंदर अगर जहाँ पे इतने सख्त कानून है वहाँ पे ये हो रहा है, तो हिंदुस्तान में अभी क्योंकि शुरुआती स्टेज है, क्रांति है ये, डिजिटल क्रांति, यहाँ पे भी हो रहा है। पर सरकार, आज मैं इस बात को पूर्ण रूप से मानता हूँ, सरकार इस पे सख्त कदम उठाती है। सरकार ने इसके लिए पूरी गाइडलाइन बनाई है, आईटी एक्ट के अंदर ऐसे प्रावधान किए हैं, ऐसी धाराएं ऐड की हैं, जिससे कि आज ये करना लगभग नामुमकिन है। पर फिर भी मुझे लगता है कि शायद ये डाटा यूज़ होता है, डाटा लीक होता है, डाटा का इस्तेमाल होता है, और कुछ ऐसी साइबर सिक्योरिटीज़ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, कई बार डाटा हैक भी हो जाता है। और जब वो हैक होता है तो फिर वो अदर कंट्रीज़ के अंदर भी जाता है, ऐसे लोगों के पास भी जाता है जो उसको यूज़ कर सकते हैं और मिसयूज़ कर सकते हैं। तो इस बारे में तो मुझे लगता है कि शायद पॉलिटिकल पार्टी या जो भी भारत सरकार है वो अपने अच्छे नियम बना रही है और सख्ती से इस पर काम कर रही है, और शायद जो कंपनियां आईटी के अंदर इन्वॉल्व हैं उनको उसके नियम को फॉलो करना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। और राकेश गोयल जी, जैसे कि कहीं ना कहीं अभी आपने कहा भी कि ये जो एड्स होते हैं या मीम्स होते हैं वो असर तो डालते हैं, किसी भी वोटर हो गया या नॉर्मल सोशल मीडिया यूज़र हो गया। तो क्या जैसे कि जब चुनाव सामने आए या इलेक्शंस का दौर चले तो उस टाइम पर क्या सरकार को कोई नियम बनाना चाहिए जिससे किसी भी तरीके से कोई एल्गोरिथम फ्रीज कर दिया जाए, या जो अगर हम देखें कि एक तरीके से प्रचार का जो ट्रेंड चलता है उस पर थोड़ी रोक लगा दिया जाए, उस पर कुछ नियम लागू करने चाहिए सरकार को? देखिए दिशा जी, इसमें सबसे बड़ा जो व्यू है वो मैं समझता हूँ क्षेत्रीय पार्टियां जो होती हैं, छोटी पार्टियां जो होती हैं, उनको सबसे बड़ा नुकसान है इस चीज़ से। अच्छा। क्योंकि बड़ी पार्टियां जो होती हैं वो मैनेज कर सकती हैं, वो अपने सोशल मीडिया को इतना स्ट्रांग बना के रखती हैं, वो सारी जगह उन्हीं की प्रेजेंस होती है, उनके इस तरीके कंटेंट लोगों के सामने आते हैं जो लोगों की सोच को चेंज कर देते हैं। तो क्षेत्रीय पार्टियों के अस्तित्व को खतरा है। क्षेत्रीय पार्टियां कहीं भी इस तरीके के खर्चे नहीं कर सकती, उनके उस तरीके के संसाधन नहीं होते। तो अगर सरकार इस पर कोई नियम कायदे बनाए तो क्षेत्रीय पार्टियों को इसका लाभ मिलेगा। पर मुझे लगता है शायद ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिजिटल चीज़ों को रोकना अपने आप में, और उससे कितने लोग प्रभावित होंगे, फिर उसके अंदर बहुत सारे विवाद बढ़ने की संभावना है। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी ये आरोप लगा सकती हैं मौजूदा सरकार पे कि हमारे वाले इन्होंने कंटेंट को रोक दिया और शायद इनको अलाउ कर दिया, तो उस तरीके के काफ़ी सारे विवाद इसमें क्रिएट हो जाएंगे। तो इस पर सरकार को देखना है इस एल्गोरिदम पे क्या कर सकते हैं। पर मैं इसको समझता हूँ बड़ी पार्टियों को इससे नुकसान नहीं है, नेशनल पार्टियां इसमें जीतती हैं, क्षेत्रीय पार्टियों को इससे नुकसान है, और क्षेत्रीय पार्टियां देखें धीरे धीरे वीक पड़ती जा रही है अपने अपने स्टेट के अंदर।